हेलो माय डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग जानते हैं कि नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल में कंपटीशन के दौरान यानी आपके वैकेंसी के दौरान यानी आपके प्रतियोगी परीक्षा के दौरान कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी देंगे और कारण सहित हम उत्तर देंगे। तो इस वीडियो में, इस क्लिप में आप हमारे 25 प्रश्नों का प्रश्न और साथ में उसका कारण सहित उत्तर भी जानेंगे। तो जानते हैं किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो एक नंबर के सवाल यानी ऑब्जेक्टिव सवाल के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, ठीक ना। तो पहला हम लोग का प्रश्न है, मोतियाबिंद में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है। सवाल फिर से सुनेंगे, मोतियाबिंद में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है। आपको ऑप्शन दिया गया है, पुतली, लेंस, आइरिस, रेटिना। आपका आंसर इसमें से आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर होगा लेंस। यानी इसका कारण क्या हो सकता है, तो मोतियाबिंद में आँख का लेंस वाला भाग जो होता है प्रभावित होता है, क्योंकि आँख में पाए जाने वाला लेंस के ओप्सी ओपासिफिकेशन ओप्सिफिकेशन के कारण विजन का कम हो जाता है, जिसे हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। तो आप सही, आपका जवाब होगा लेंस। यानी मोतियाबिंद में आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो लेंस वाला भाग प्रभावित होता है। दूसरा सवाल हम लोग जानेंगे। दूसरा सवाल है, गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान से क्या हो सकता है। यानी कोई महिला गर्भावस्था में है और धूम्रपान करती है तो उसको क्या क्या समस्या आ सकता है। तो पहला इसका ऑप्शन दिया गया है LBW, ठीक है। दूसरा दिया है गर्भपात। तीसरा दिया है नवजात में विकृतियों के होने की संभावना अधिक होना। चौथा दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो आपका सही उत्तर इसका होगा क्या, उपरोक्त सभी। यानी कहने का मतलब होता है कि गर्भावस्था के दौरान यानी गर्भवती महिला द्वारा धूम्रपान करने पर गर्भावस्था से संबंधित चारों समस्या हो सकता है, ठीक है। कम जन्म वाले शिशु भी जन्म हो सकता है, अंतः गर्भाशय वृद्धि मंदता भी हो सकता है, गर्भपात भी हो जाता है और नवजात में जन्मजात विकृति की मौजूदगी भी होने की संभावनाएं बनी रहती है, ठीक है। तीसरा सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे और तीसरा सवाल हम लोग का ये कहता है, पारिवारिक हिस्ट्री प्रसव जांच का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि सवाल को फिर से सुनेंगे। पारिवारिक हिस्ट्री प्रसव जांच का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि ऑप्शन दिया गया है, परिवार की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए। दूसरा दिया गया है किसी आनुवंशिक बीमारी जो कि नवजात को प्रभावित कर सकती है के बारे में पता लगाने के लिए। परिवार के पोषण संबंधित अवधूतों को पता लगाने के लिए। और चौथा दिया गया है उपरोक्त सभी। तो तीसरा का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो बी होगा। यानी कि किसी परिवार की हिस्ट्री प्रसव जांच का महत्वपूर्ण घटक क्यों होता है, क्योंकि किसी आनुवंशिक बीमारी जो कि नवजात को प्रभावित कर सकती है के बारे में पता लगाने के लिए। यानी इसका सी होगा, क्योंकि एक गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान कम से कम 4 बार प्रसव पूर्व क्लिनिक की विजिट आवश्यक रूप से करनी चाहिए। इस दौरान महिला एवं उसके परिजनों से पारिवारिक हिस्ट्री की जांच की जाती है, जो कि परिवार में किसी आनुवंशिक बीमारी की उपस्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने में सहायता होती है, ठीक है। चौथा सवाल के बारे में हम लोग जानेंगे और चौथा सवाल हम लोग कहता है कि प्रसव के प्रारंभ होने के साथ रक्त मिश्रित सर्वाइकल श्लेष्मा कहलाता है। यानी प्रसव के प्रारंभ होने के साथ रक्त मिश्रित सर्वाइकल श्लेष्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ऑप्शन दिया गया है आपका ए नंबर सो, दूसरा दिया गया है रक्त, तीसरा दिया गया है मवाद और चौथा दिया गया है सर्वाइकल टीयर। तो आपका सही उत्तर होगा सो। यानी कहने का मतलब जो होता है वो है कि प्रसव के प्रारंभ होने के साथ योनि के रास्ते रक्त के साथ सर्वाइकल म्यूकस प्लग का बाहर आना सो कहलाता है। तो आपका सही उत्तर होगा सो। पांचवा सवाल हम लोग का है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अलावा तीसरा सदस्य कौन होता है। यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अलावा तीसरा सदस्य कौन होता है। आपका ऑप्शन दिया गया है ANM, दूसरा दिया गया आंगनबाड़ी सहायिका, तीसरा दिया गया सहायक और चौथा दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा ANM। यानी कहने का मतलब आपका होता है कि जो आंगनबाड़ी
केंद्र होता है जो उसमें सदस्य बनाया जाता है, उसमें कौन कौन भाग लेता है, तो आशा लेता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लेता है और एएनएम लेता है। इसीलिए इसको हम लोग ट्रिपल ए के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है जी। अब हम लोग 6वें सवाल की तरफ चलते हैं। जन्म के समय, ध्यान से सुनेंगे, जन्म के समय 2.5 किलो यानी 2.5 किलो वजन से कम वाले बच्चे को क्या कहते हैं? यानी जन्म के समय 2.5 किलो वजन से कम वाले बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन दिया गया है, दिनांक से छोटा बच्चा, समय से पूर्व हुआ बच्चा, LBW यानी लो बेबी वेट। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका सही होगा LBW। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक शिशु का जन्म के समय सामान्य वजन जो होता है 2.5 से 3 किलो के मध्य होता है। यदि शिशु का जन्म के समय वजन 2.5 किलो से कम होता है तो ऐसे शिशु के जन्म के समय का कम भार वाले यानी LBW के नाम से उस बच्चा को हम लोग जानते हैं। आपका 7वां सवाल है कि प्रसव पूर्व जांच में शामिल है, प्रसव पूर्व जांच में शामिल है। आपका ऑप्शन दिया गया है हीमोग्लोबिन की जांच, दूसरा दिया गया है यूरिन टेस्ट की जांच, तीसरा दिया गया है वजन जांचना, चौथा दिया गया उपरोक्त सभी। तो आपका इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपका होगा डी। यानी कहने का मतलब कि एक महिला की गर्भावस्था के दौरान की जाने वाली जो प्रसव पूर्व जांच होती है, ठीक है, इस दौरान जो भी दिया गया ऑप्शन सभी सही है, यानी सभी का हम लोग जांच करते हैं। 8वां सवाल हम लोग का दिया गया है। 8वां सवाल है समुदाय में दौरे पर एएनएम वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए क्या सुझाव देती है? यानी जो भी एएनएम होती है जो समुदाय में दौरा करती है यानी विजिट करती है, उन लोगों को क्या सलाह देती है? इसमें ऑप्शन दिया गया है आपको, खराब पड़े सामान में पानी के भराव को रोके, दूसरा दिया गया है कीटनाशकों का छिड़काव, तीसरा दिया गया है पूरी बांह के कपड़े और मच्छरदानी का प्रयोग, और चौथा दिया गया उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। यानी जो भी एएनएम जाती है गांव में, उस सभी इसमें से दिए गए सभी चीज़ों पर ध्यान देती है। यानी वेक्टर वे होते हैं जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं। मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, रेबीज हुआ आदि वेक्टर जनित बीमारियों के उदाहरण है, जो कि वेक्टर जनित बीमारियों जैसे मलेरिया आदि के रोकथाम हेतु प्रश्न में दिए गए सभी सुझाव एक विजिट के दौरान दिया जाता है। 9वां हम लोग का सवाल है। 9वां सवाल दिया गया है कि विटामिन B12 यानी विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? इसमें ऑप्शन दिया गया है साइनोकोबालमिन, दूसरा दिया गया है निकोटिक एसिड, तीसरा दिया गया है राइबोफ्लेविन और चौथा दिया गया है फॉलिक एसिड। आपका सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर ए होगा, यानी साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन जो होता है विटामिन B12 का दूसरा नाम होता है, यानी रासायनिक नाम होता है। ठीक है जी। यह विटामिन जो होता है जल में विलय विटामिन होता है, जिसके कमी से हम लोग को पर्नियसियस एनीमिया हो जाता है। ठीक ना। अब हम लोग 10वां सवाल की तरफ चलते हैं। 10वां सवाल का होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है आपका क्वेश्चन है, और इसमें ऑप्शन दिया गया है कृत्रिम तकनीकी से हुआ निषेचन, दूसरा दिया गया गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव, तीसरा दिया गया है गर्भाशय के बाहर निषेचित अंडाणु का हो जाना, और चौथा दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर सी होगा, यानी गर्भाशय के बाहर निषेचित अंडाणु का होना। अब इसको कारण समझते हैं क्या होता है। तो अस्थानिक गर्भावस्था या एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक सामान्य स्थिति है जिसमें निषेचित अंडा जो होता है गर्भाशय में आरोपित न होकर किसी अन्य भाग जैसे फेलोपियन ट्यूब हुआ, उदर गुहा हुआ आदि में आरोपित हो जाता है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? सी हो। ठीक ना। 11वां नंबर सवाल है यदि गर्भावस्था के दौरान बुखार हो जाता है तो कौन सी जांच करवानी चाहिए? यानी गर्भावस्था के दौरान किसी महिला को बुखार हो जाता है तो कौन सी जांच करवानी चाहिए? जैसे आपका ऑप्शन दिया हुआ है मलेरिया की जांच, मूत्र की जांच, रक्त शर्करा की जांच, हीमोग्लोबिन की जांच। तो हमारा सही उत्तर होगा मलेरिया की जांच। यानी गर्भावस्था में जब भी बुखार होता है तो हम लोग को मलेरिया की जांच किया जाता है। यदि गर्भावस्था के दौरान बुखार आ जाता है तो दिए गए ऑप्शनों में से आपका सही उत्तर होगा मलेरिया, यानी मलेरिया की जांच करवाना चाहिए। ठंड लगकर बुखार आता है तो मलेरिया का मुख्य लक्षण है, यानी ठंड लगकर जब बुखार आपको आ रहा है
यही मलेरिया का हम लोग का मुख्य लक्षण होता है। 12 नंबर जो सवाल है, 12 नंबर सवाल हम लोग कहता है सिटीज बाथ सहायता क्या है, यानी सिटीज बाथ सहायता क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है रक्त परिसंचरण में, मल निस्तारण में, घाव के भरने में, वेजाइनल डिस्चार्ज में। तो आपका सही उत्तर होगा घाव के भरने में। यानी कहने का मतलब जो होता है कि सिटीज बाथ में बैठी हुई स्थिति में कमर के नीचे वाले भाग को हल्के गुनगुने पानी से स्नान करवाया जाता है, यह घाव भरने का काम करता है। 13 नंबर सवाल आपको दिया गया है कि 2 से 3 बरस के बच्चे के पैर में गड्ढेदार सूजन क्या कहलाती है। यानी 2 से 3 बरस के बच्चे के पैर में जो गड्ढेदार सूजन बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी वो क्या दर्शाती है। तो यह कृत बीमारी दर्शाती है, किडनी की बीमारी दर्शाती है, कुपोषण को दर्शाती है, चोट को दर्शाती है। आपका सही उत्तर होगा कुपोषण। यानी 2 से 3 बरस के बच्चे के पैर में गड्ढेदार सूजन आ जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कुपोषण का शिकार हुआ है। ठीक है जी। इस अवस्था में क्या होता है कि उस शरीर में हम लोग को प्रोटीन की कमी को दर्शाता है, जिसके वजह से हम लोग को क्वाशियोरकर नामक बीमारी होता है। ठीक है, तो कोई छोटा बच्चा यानी 2 से 3 वर्ष के बच्चे के पैर में गठेदार सूजन आता है तो उससे समझना चाहिए कि शरीर में प्रोटीन की कमी है और उस बच्चा को क्वाशियोरकर नामक बीमारी होने की समस्या है। 14 नंबर सवाल पूछता है कि नवजात शिशु के लिए कोलेस्ट्रॉल क्यों महत्वपूर्ण है, यानी नवजात शिशुओं के लिए कोलेस्ट्रॉल क्यों जरूरी है। आपका ऑप्शन दिया गया है प्रतिरक्षण तंत्र की मजबूती के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, मानसिक विकास के लिए, उपरोक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। यानी कहने का मतलब होता है कि डिलीवरी के बाद माँ के स्तनों से प्रथम 2 से 3 दिनों तक स्रावित होने वाला जो गड्ढा पीला दूध होता है उसी को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और वो तीनों ऑप्शन सही है, यानी तीनों चीज़ के लिए हम लोग इसका जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर जो सवाल है वो सवाल पूछता है कि शरीर का कौन सा भाग उदरीय एवं वक्षीय गुहा को अलग करता है। यानी शरीर का वो कौन सा भाग है जो उदरीय एवं वक्षीय गुहा को अलग करता है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है लीवर, डायफ्राम, प्लीहा, पसली। तो आपका उत्तर होगा डायफ्राम। यानी कहने का मतलब होता है कि डायफ्राम जो होता है वक्षीय गुहा एवं उदरीय गुहा के ठीक मध्य में स्थित होता है। यह दोनों को पृथक करता है, यानी अलग करने का काम करता है। तो डायफ्राम जो होता है श्वसन प्रक्रिया में सहायक अंग भी माना जाता है। 16 नंबर सवाल पूछ रहा है कि मानव में ऐसी प्रतिक्रिया जो जीवन में कभी समाप्त नहीं होती है। यानी मानव में होने वाली कौन सी प्रतिक्रिया है जो जीवन में कभी समाप्त नहीं होती है। आपको ऑप्शन दिया गया है मोरोज रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, स्वाइलेंट रिफ्लेक्स, उपरोक्त सभी। आपका इसमें से सही उत्तर होगा स्वाइलेंट रिफ्लेक्स। यानी कहने का मतलब होता है कि मिरोज रिफ्लेक्स तथा रूटिंग रिफ्लेक्स शिशु में लगभग 3 से 4 महीने की उम्र पर गायब हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से रूटिंग रिफ्लेक्स सोती हुई अवस्था में लगभग 6 से 7 महीना की उम्र तक ये भी गायब हो जाता है। ठीक है, और स्वेलिंग रिफ्लेक्स जो होता है वो आजीवन विद्यमान रहता है। तो किसी भी व्यक्ति में स्वेलिंग रिफ्लेक्स जो होता है आजीवन विद्यमान रहता है। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर हम लोग से सवाल पूछा जाता है कि एक छिद्र रहित बाल्टी किसके निस्तारण में काम ली जा सकती है। यानी एक छिद्र रहित बाल्टी किसके निस्तारण में काम ली जा सकती है। पहला दिया गया आईवी सेट के लिए, सिरिंज की पन्नियों के लिए, मरीज के शरीर के हिस्से के लिए, सुइयों एवं टूटे हुए एम्पुल्स के लिए। तो इसमें से आपका सही उत्तर होगा सुइयों एवं टूटे हुए एम्पुल्स के लिए। ठीक है, कहने का मतलब एक छिद्र रहित बाल्टी जो होती है सुइयों तथा टूटे हुए एम्पुल्स के निस्तारण हेतु उपयोग में ली जा सकती है। 18 नंबर जो सवाल है हम लोग से पूछता है कि निम्न में से कौन सा कब्ज का कारण है। यानी इसमें से कौन ऑप्शन में से कब्ज के कारण बताया जाता है। पहला दिया है रेशेदार आहार की कमी, दूसरा दिया गया है तरल भोजन की कमी, तीसरा दिया गया अनियमित आंत उत्सर्जन की आदत और चौथा दिया गया उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा डी नंबर, यानी कठोर मल का कठिनाई से त्याग कर पाने की स्थिति कब्ज कहलाती है। ठीक है, उसके बाद रेशेदार आहार की कमी, तरल भोजन की कम मात्रा लेना, अनियमित आंत उत्सर्जन की आदत आदि सभी कब्ज के कारण है। यानी सभी के कारण से हम लोग को कब्ज बनता है। अगला नंबर हम लोग का जो सवाल है 19 नंबर वो पूछा जाता है कि वे जीवाणु जिन्हें प्रवर्धन तथा संख्या बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। यानी वे जीवाणु
जिन्हें प्रवर्धन तथा संख्या बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है वो क्या कहलाते हैं? तो एन ऑप्शन दिया गया आपको, एनोरोबिक, स्पोर्स, एरोबिक, जूनोसिस। तो आपका सही उत्तर होगा एरोबिक। कहने का मतलब कि एरोबिक जीवाणु वे जीवाणु होते हैं जिन्हें प्रवर्धन तथा संख्या बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति का होना अनिवार्य है, अन्यथा इसका संख्या नहीं बढ़ता है। 20 नंबर जो सवाल है वो 20 नंबर सवाल क्या कहता है कि ILR का आदर्श तापमान कितना होता है, यानी ILR का आदर्श तापमान कितना होता है। आपको ऑप्शन दिया गया है -15 से -25 डिग्री सेल्सियस, 15 से -25 डिग्री सेल्सियस, 2 से -8 डिग्री सेल्सियस और -2 से -8 डिग्री सेल्सियस। आपका सही उत्तर होगा 2 से -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कहने का मतलब है कि ILR का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वैक्सीन को खराब होने से बचाने के लिए PHC या जिला स्तर के जो अस्पताल होता है वहाँ पर किया जाता है, और इसमें 2 से लेके -8 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पर इसको रखा जाता है। ठीक है।